वेलकम टू द टॉपर्स जोन। अगर हमें भारत की कहानी को समझना है तो शायद हमें उसके पहाड़ों की कहानी सुननी होगी। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं है। ये वो विशाल संरचनाएं हैं जिन्होंने तय किया कि भारत में मानसून कहाँ बरसेगा, हमारी महान नदियां कहाँ से निकलेंगी और हमारी संस्कृतियां एक दूसरे से अलग कैसे विकसित हुईं। आज की हमारी पड़ताल का आधार हैं कुछ बहुत ही जानकारीपूर्ण वीडियोस, और हमारा मिशन सिर्फ इन पहाड़ों के नाम और ऊंचाइयां रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये भारत की जीवन रेखाएं कैसे हैं। हम इन स्रोतों से सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालकर भारत के पहाड़ों का एक जीता जागता नक्शा तैयार करेंगे। बिल्कुल। और इस सफर पर निकलने से पहले एक छोटी सी बात साफ कर लेते हैं। इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। अच्छा। कि पहाड़ी, पर्वत और पठार में आखिर फर्क क्या है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। तो आसान भाषा में समझें तो लगभग 600 मीटर या 2000 फीट से कम ऊंची जमीन को हम पहाड़ी मतलब हिल कह देते हैं। ठीक है। इससे ऊंचा कुछ भी पर्वत यानी माउंटेन है जिसकी चोटियां बर्फ से ढकी हो सकती हैं, और पठार प्लेटो वो एक उठी हुई जमीन है जो ऊपर से सपाट होती है, एक टेबल की तरह। चलिए, ये बुनियाद तो साफ हो गई, तो फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के सिरमौर से, उत्तर के विशाल पर्वतों से। जाहिर है सबसे पहला नाम तो हिमालय का ही आता है। लेकिन स्रोतों के मुताबिक कहानी हिमालय से भी पहले शुरू होती है। उत्तर में एक क्रम बताया गया है: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर पीर पंजाल। ये नाम सुनते ही ठंडक का एहसास होने लगता है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इनको अक्सर ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय, इसका मतलब हिमालय के पार। ये दरअसल हिमालय से भी पुराने माने जाते हैं और यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। अच्छा। ये इतने ऊंचे हैं कि ये मॉनसून की हवाओं के लिए एक दीवार का काम करते हैं। यही वजह है कि बादल इन पहाड़ों को पार करके लेह लद्दाख तक नहीं पहुंच पाते और वो इलाका एक ठंडा रेगिस्तान बन गया है। एक मिनट, यहाँ पर मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हम सब माउंट एवरेस्ट के बारे में सुनते हैं, पर वो तो नेपाल में है। तो अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो हमारी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत अच्छा सवाल है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। हाँ, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ये 8611 मीटर ऊंची है और काराकोरम रेंज में स्थित है। तो ये भारत में है? देखिए, अभी ये पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में आती है, पर आधिकारिक तौर पर इसे भारत के सर्वोच्च चोटी माना जाता है। और क्या इस पर पहुंचना उतना ही मुश्किल है? अरे, पर्वतारोहियों के लिए तो इसे एवरेस्ट से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। वाह। और ट्रांस हिमालय के बाद आता है मुख्य हिमालय, है ना, जिसके बारे में हम ज्यादा सुनते हैं। हाँ, उसके भी अपने 3 समानांतर हिस्से हैं। कौन कौन से? सबसे उत्तर में है महान हिमालय या ग्रेट हिमालयस, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। उसके दक्षिण में आता है मध्य हिमालय, मिडिल हिमालयस। हमारे ज्यादातर हिल स्टेशंस वहीं बसे हैं, जैसे शिमला, मनाली। बिल्कुल। और सबसे आखिर में दक्षिण की तरफ है शिवालिक। ये हिमालय की सबसे नई और कम ऊंची श्रृंखला है। लेकिन हिमालय की ये विशाल दीवार सिर्फ पश्चिम से पूरब तक सीधी नहीं है। मतलब जैसे ही ये भारत के उत्तर पूर्वी कोने तक पहुंचती है, इसका चरित्र पूरी तरह बदल जाता है। पूर्वोत्तर, वहां तो कहानी और भी जटिल हो जाती है, जहां पहाड़ और संस्कृतियां एक दूसरे में उलझी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश से शुरू करते। बिल्कुल। वहां पश्चिम से पूरब की ओर पहाड़ियों की एक पूरी लाइन है, डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। और सबसे शानदार बात यह है कि इन पहाड़ियों के नाम वो वहां बसने वाली जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। अच्छा। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, डफला पहाड़ियों में निशी जनजाति रहती है, मिरी में मिशिंग, अबोर में आदि जनजाति और मिश्मी पहाड़ियों में मिश्मी जनजाति। ये पहाड़ियां सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं है, ये एक तरह के, आप कह सकती हैं, सांस्कृतिक द्वीप है। सांस्कृतिक द्वीप। हाँ, जिन्होंने सदियों तक इन जनजातियों को उनकी अनोखी पहचान और परंपराओं को सहेजने में मदद की है। आपने कहा था कि यहाँ हिमालय का चरित्र बदल जाता है। मिश्मी पहाड़ियों के पास कुछ बहुत नाटकीय होता है ना? बिल्कुल। यहाँ हिमालय के साथ कुछ बहुत ही जबरदस्त होता है। ऐसे लगता है जैसे वो पूरी रफ्तार से पूरब की ओर जा रहा था और अचानक उसने हैंड ब्रेक खींचकर एक जोरदार यू टर्न ले लिया हो। अरे वाह। भूगोल की भाषा में इसे सिंटैक्शियल बेंड कहते हैं, और ये मोड़ इतना बड़ा है कि इसने पूरे क्षेत्र का नक्शा ही बदल दिया। और फिर इसी मोड़ के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और म्यांमार की सीमा के साथ साथ पटकाई बुम श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ता है। पटकाई बुम?
उसके बाद नागालैंड में नागा हिल्स आती है। जिनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट सरामती बताई जाती है। फिर मिजोरम में मिजो हिल्स, जिन्हें लुशाई हिल्स भी कहते हैं। और वहां की सबसे ऊंची चोटी फवांगपुई, जिसे ब्लू माउंटेन यानी नीला पर्वत भी कहा जाता है। ये नाम ही कितना सुंदर है। बहुत सुंदर। और इस इलाके में हम मेघालय को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। मेघों का घर। हाँ, यहाँ की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां पश्चिम से पूरब की ओर एक कीप मतलब फनल जैसी आकृति बनाती हैं। एक फनल। हाँ, तो जब बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं आती हैं, वो इस कीप में फंस जाती हैं और उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर होना पड़ता है। बिल्कुल। नतीजा, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश। मासिनराम और चेरापूंजी दोनों ही खासी पहाड़ियों पर हैं। मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ा था कि वहां के लोगों ने तो इस बारिश से तालमेल बिठाते हुए पेड़ों की जड़ों से पुल तक बना लिए हैं। हाँ, लिविंग रूट ब्रिज। है ना? प्रकृति और इंसान के तालमेल का क्या अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल सही। अब इन युवा, घुमावदार और बारिश से सराबोर पहाड़ों से चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत के दिल में। हाँ, जहाँ के पहाड़ इतने पुराने हैं कि उन्होंने डायनासोर का युग भी देखा है। आप अरावली की बात कर रही हैं? बिल्कुल, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। ये एक फोल्ड माउंटेन है, सही कहा ना? हाँ, मतलब ये तब बनी थी जब जमीन की दो प्लेटें आपस में टकराएं और कागज की तरह मुड़ गईं। आज जो हिमालय के साथ हो रहा है, वो करोड़ों साल पहले अरावली के साथ हुआ था। मतलब ये भी हिमालय जितनी ऊंची थी? हाँ, तब ये भी हिमालय जितनी ही ऊंची और विशाल थी, लेकिन करोड़ों सालों की धूप, हवा और पानी की मार ने उसे घिस दिया। हाँ, उसे घिसकर छोटा कर दिया है। इसीलिए इसे अब अवशिष्ट पर्वत या रेजिड्यूअल माउंटेन कहते हैं। जैसे कोई विशाल इमारत टूट जाए और सिर्फ उसकी नींव बची रह जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण है। और यहाँ एक ऐसी बात है जो दिमाग घुमा देती है। हम आज जिसे सत्ता का केंद्र रायसीना हिल कहते हैं, जहां हमारा राष्ट्रपति भवन है, वो असल में इसी करोड़ों साल पुरानी अरावली का बचा हुआ सिरा है ना? कमाल की बात। मतलब भारत की आधुनिक शक्ति की नींव उन चट्टानों पर रखी है जो तब बनी थी जब धरती पर जीवन बस शुरू ही हो रहा था। ये भूगोल और इतिहास का एक अविश्वसनीय संगम है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी? इस प्राचीन श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के माउंट आबू में गुरु शिखर है। ठीक है। अरावली के बाद मध्य भारत में दो और महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, विंध्य और सतपुड़ा। हाँ, इन्हें उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक तरह की सीमा रेखा भी माना जाता है। बिल्कुल। और ये दोनों ब्लॉक पर्वत के बेहतरीन उदाहरण हैं। ब्लॉक पर्वत वो कैसे बनते हैं? इसे ऐसे समझिए कि जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी जगह पर बना रहा। अच्छा। जबकि उसके दोनों तरफ की जमीन नीचे धंस गई तो बीच का हिस्सा एक ब्लॉक की तरह ऊपर उठा हुआ दिखने लगा। एकदम सही। और ये सिर्फ भौगोलिक विभाजक नहीं है, ऐतिहासिक रूप से इन्हें उत्तर भारत की आर्य संस्कृति और दक्षिण भारत की द्रविड़ संस्कृति के बीच एक पारंपरिक सीमा भी माना जाता रहा है। और इन्हीं दोनों के बीच से नर्मदा नदी बहती है। हाँ, अपनी एक गहरी घाटी में। हाँ, विंध्या उत्तर में, सतपुड़ा दक्षिण में और बीच में नर्मदा। और सतपुड़ा के दक्षिण से ताप्ती नदी बहती है। हाँ, ये दोनों नदियां बाकी प्रायद्वीप या नदियों से उल्टी दिशा में, पूरब से पश्चिम की ओर। हाँ, पूरब से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है धूपगढ़, जो महादेव पहाड़ियों का हिस्सा है। हाँ। और यहाँ भी एक अपडेट है, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है। अच्छा। मैकाल पहाड़ी, जो सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा है, उसकी सबसे ऊंची चोटी पुरानी किताबों में अमरकंटक बताई जाती है, जहां से नर्मदा नदी निकलती है। हाँ, ये तो पढ़ा है। लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार बदगढ़ चोटी उससे थोड़ी ऊंची है। अच्छा, तो मतलब भूगोल भी एक विकसित होता विज्ञान है। बिल्कुल। हमने जिन नदियों की बात की, नर्मदा और ताप्ती, वो पश्चिम की ओर बहती हैं। हाँ। लेकिन भारत की ज्यादातर बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां वो तो पूरब की ओर बहती हैं। हाँ, और इसका कारण समझने के लिए हमें दक्षिण की दो विशाल दीवारों को देखना होगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। बिल्कुल। इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। पश्चिमी घाट, जिसे महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहते हैं, वो गुजरात से लेकर केरल तक एक लंबी बिना टूटी हुई दीवार की तरह खड़ा है। और पूर्वी घाट? वहीं पूर्वी घाट एक टूटी फूटी, कटी फटी श्रृंखला है। और इसके टूटने की वजह वही नदियां हैं ना? एकदम सही। हमारे प्रायद्वीपीय पठार का ढलान पश्चिम से पूरब की ओर है। अच्छा। इसलिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी बड़ी नदियां पश्चिमी घाट के पास से निकलकर
पूर्वी घाट को जगह जगह से काटती हुई बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं। लाखों सालों के इस बहाव ने पूर्वी घाट को कई टुकड़ों में बांट दिया है। बिल्कुल। और क्योंकि पश्चिमी घाट एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है, वो भारतीय मानसून में इतनी बड़ी भूमिका निभाता है। सही पकड़ा। ये अरब सागर से आने वाली नमी से लदी हवाओं को रोकता है, उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर करता है, और इसी वजह से पश्चिमी तट पर जबरदस्त बारिश होती है। बिल्कुल। और इसी भारी बारिश और अनोखे मौसम की वजह से पश्चिमी घाट दुनिया के सबसे अमीर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। हाँ, जैसे कि लायन टेल्ड मकाक। और पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी भी यहीं केरल की अन्नामलाई पहाड़ियों में है। अनाईमुडी, ठीक है। तो ये दोनों घाट, एक सीधा और एक टूटा फूटा, आखिर मिलते कहाँ हैं? इनका मिलन होता है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के संगम पर स्थित नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी? हाँ, नीलगिरी एक गांठ की तरह है जो इन दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ती है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? वो है डोडा बेट्टा, जो अनाईमुडी के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी को लेकर भी वैसा ही अपडेट है जैसा हमने मैकाल के बारे में सुना था। हाँ, कई पुरानी किताबों में उड़ीसा की महेंद्रगिरी को पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताया गया है। 1501 मीटर है ना? हाँ, लेकिन नए और ज्यादा सटीक सर्वेक्षणों के अनुसार आंध्र प्रदेश की जिंदागाड़ा चोटी, जिंदागाड़ा, हाँ, वो 1690 मीटर है और वही अब सबसे ऊंची मानी जाती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। और इस शानदार सफर के बिल्कुल अंत में भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी हैं? वो है केरला में स्थित कार्डमम हिल्स, यानी इलायची की पहाड़ियां। बिल्कुल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये इलाका मसालों, खासकर इलायची की खेती के लिए मशहूर है। ये पश्चिमी घाट का ही सबसे दक्षिणी विस्तार है। तो आज हमने उत्तर के बर्फीले और ऊंचे हिमालय से लेकर पूर्वोत्तर की हरी भरी और सांस्कृतिक रूप से जीवंत पहाड़ियों तक का सफर तय किया। फिर हमने भारत के दिल में मौजूद दुनिया की सबसे पुरानी अरावली श्रृंखला के अवशेष देखे, और अंत में दक्षिण भारत के उन घाटों को समझा जो हमारे मानसून की किस्मत तय करते हैं। और इस पूरे सफर से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। क्या? ये पहाड़ सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये वाकई में भारत की जीवन रेखाएं हैं। ये तय करते हैं कि बारिश कहाँ होगी, नदियाँ किधर बहेंगी, कौन सी फसलें उगेंगी, कहाँ शहर बसेंगे और कहाँ कैसी संस्कृतियां पनपेंगी। बिल्कुल। और शायद यही आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे भी है। हाँ, ये पर्वत श्रृंखलाएं सिर्फ जमीन को नहीं बांटती, बल्कि ये भाषाओं, भोजन, पहनावे और जीवन शैलियों को भी आकार देती हैं। अगली बार जब कोई किसी पहाड़ी इलाके की तस्वीर देखे या वहां घूमने जाए, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचना चाहिए कि उस जमीन के उतार चढ़ाव ने वहां के लोगों की कहानियों, उनके संगीत और उनकी जिंदगी को हजारों सालों से कैसे गढ़ा होगा। भूगोल सिर्फ नक्शों पर नहीं, लोगों के दिलों और उनकी आत्मा में भी बसा होता है।